डिसऑर्डर्स। इसमें भी एक प्राइज वाला क्वेश्चन होगा, देखते हैं कौन बता पाएगा लास्ट में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जीन डिसऑर्डर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली अ जीन पेयर हैज टू एलील्स, है ना। तो आपके जो जीन होते हैं पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर पे होते हैं, है ना। तो एक क्रोमोसोम पे एक जीन का एलील, दूसरे पे दूसरा। यहाँ पे अगर हम कहें व्हेन वन एलील बिकम्स एबनॉर्मल, मतलब एक अफेक्टेड है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस स्टेट, बिकम्स एबनॉर्मल ड्यू टू म्यूटेशन। अगर कहीं जेनेटिक चेंज हो जिससे कोई डिजीज होने का चांस हो तो हम लोग कहते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, है ना स्टेट। कितना सिंपल है। अगर मैं कहूं आपका किस तरीके से कुछ ए अफेक्टेड जीन, ध्यान से देखना सभी लोग, अफेक्टेड जीन, तो ए फॉर अफेक्टेड, इसको कैपिटल लिख लीजिए। अफेक्टेड नहीं है तो हम लोग कह देते हैं स्मॉल ए है, दिस इज नॉर्मल जीन। तो एक जीन हमेशा पेयर में होती है, इसी को हम लोग कह देते हैं एलील। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर हमारा कोई भी डिजीज है वो हेट्रोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट कर रही है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लिख लेते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेते हैं और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म अब यूज करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट इन हेट्रोजाइगस स्टेट, हेट्रोजाइगस स्टेट। बिल्कुल सही सोचना है आपका, हेट्रोजाइगस में होगा तो होमोजाइगस में भी होगा, लेकिन क्योंकि होमोजाइगस सरवाइव नहीं करते हैं तो हमें ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिलता है कि जो होमोजाइगस हो डोमिनेंट डिजीज के लिए जो सोसाइटी में हो। तो जब जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम उनको बीच में इन्वॉल्व करके कंफाउंड नहीं करते हैं अपनी डायग्नोसिस, ठीक है, नहीं तो बहुत ही टफ हो जाएगा इवेलुएट कर पाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी में दोनों जीन्स नॉर्मल हैं तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, है ना। अगर यहाँ पे मैंने कह दिया एक गड़बड़ है, ये अफेक्टेड जीन है, और दूसरा आपका नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर डिजीज मिल रही है, अगर ये डिजीज्ड है या अफेक्टेड है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। देयरफॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। चलिए आगे हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी समझने के लिए मान लीजिए किसी में दोनों, अगर एक जीन अफेक्टेड है तो डिजीज हो रही है, दोनों अफेक्टेड होगा जरूर डिजीज होगी, लेकिन ऐसे लोग सोसाइटी में सरवाइव ही नहीं करेंगे। तो ना ये आगे चल के माँ बनेंगे, ना आगे चल के बाप बनेंगे, तो ना ये कभी इनहेरिट होगा इनसे नीचे जनरेशन में। तो उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे दोनों अफेक्टेड होंगे, और ये अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ इफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इसका मतलब अब ये जीनोटाइप आपका सरवाइव नहीं करेगा, बट दिस विल नॉट सरवाइव। तो इसलिए ये सोसाइटी में मिलेंगे ही नहीं, इनका एबॉर्शन हो जाता है, दैट इज एबॉर्टेड। ठीक है, तो अगर कोई एबॉर्टेड बेबी है, कोई मतलब वायबल होने के पहले ही वो यूट्रस से बाहर आ गया, जाहिर सी बात है एबॉर्शन का मतलब कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं था। तो जब लाइफ ही नहीं था तो उसमें डिजीज कहाँ से देखेंगे हम लोग, या आगे चल के वो डिजीज ट्रांसमिट भी तो नहीं करेगा क्योंकि वो है ही नहीं दुनिया में। तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। देयरफॉर डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑटोसोमल डिजीज की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड है, वहां पे जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा।
अगर किसी को डिजीज है और वो ऑटोजोमल डिजीज है तो वहां पे एक नॉर्मल मिलेगा, एक एबनॉर्मल मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर फॉर ऑटोजोमल डोमिनेंट ऑलवेज द person's genotype is heterozygous। हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कह लेते हैं दैट इज ए। कोई भी डिजीज है यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर इस कंडीशन में डिजीज प्रेजेंट कर रही है, नॉर्मल जीन एबनॉर्मल जीन को रोक नहीं पा रही है बल्कि एबनॉर्मल जीन डोमिनेट कर रही है नॉर्मल जीन पे, ये वाली जीन इस पे डोमिनेट कर रही है। डिजीज वाली जीन नॉर्मल जीन पे डोमिनेट कर रही, देयरफॉर नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सबको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को आया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। एक यहाँ पे पहला एग्जांपल या कंडीशन ले लेते हैं। मैं कहता हूं एक पर्सन अफेक्टेड है, ठीक है, और जिससे शादी हुई वो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एन अफेक्टेड पर्सन मैरीज, शादी होती है इसकी, एन अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे क्या चांस होगा, जो बच्चे होंगे उसमें 50% को डिजीज होगी, 50% को नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो 50% को डिजीज होगी मतलब अफेक्टेड होंगे, और 50% आपके एंड 50% नॉट अफेक्टेड मतलब आपके नॉर्मल होंगे। तो ऐसे अंदाजने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं अफेक्टेड इंडिविजुअल की बात करूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ए ए ये आपका क्या है, अफेक्टेड है। हेट्रोजाइगस में डिजीज है, चलिए मैंने कह दिया ये आपके मेल हैं। इनकी शादी जाहिर सी बात है किसी फीमेल से ही होगी, आजकल तो खैर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं फीमेल और ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस कराते हैं स्पर्म और ओवा कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं इनके, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं। चलिए पहले मान लीजिए ये वाला स्पर्म आया और ये वाला ओवा आ गया, कैसा जीनोटाइप बन गया, ए और ए। क्या होगा, इसको डिजीज होगी, सही बात है क्योंकि हेट्रोजाइगस है। चलिए इसी ए को हम किसी और से मिला देते हैं, इस ए को इससे मिला देते हैं, ये दोनों ए हैं और ये दोनों कौन से हैं, नॉर्मल वाले ए हैं, है ना। तो ये आपका नॉर्मल होगा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं इस तरीके से। क्या होगा, यहाँ पे भी आपका एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है, बिल्कुल इनको डिजीज होगी। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ये तो दोनों नॉर्मल हैं, डिजीज होगी ही नहीं, नॉर्मल है। तो अगर यहाँ पे एक इंसान को डिजीज है मतलब कपल है, एक डिजीज्ड है एक नॉर्मल है, ये आपके डिजीज वाले हैं ये आपकी नॉर्मल वाली हैं। तो हमेशा यहाँ पे आप देखोगे दो लोग बच गए हैं। कौन कौन से बच गए हैं या जो नहीं बचे हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। इनको डिजीज हो गई और इनको डिजीज हो गई, चार बच्चों में से दो को डिजीज हो गई। 2 out of 4 हैव डिजीज। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं 50% आपके चिल्ड्रन अफेक्टेड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब एक पेरेंट में भी अगर डिजीज है तो 50% आपके बच्चे अफेक्टेड होंगे। दूसरी कंडीशन लेते हैं, इसमें तुम लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, जो तुम सोच रहे होगे वही नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे अब एक कंडीशन और लेते हैं, किसी और कलर का यूज करते हैं। इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेल भी अफेक्टेड है फीमेल भी अफेक्टेड है। चलिए मेल की शादी हम फीमेल से कराते हैं।
मेल को मैंने कह दिया आपका ये है और फीमेल आपकी ये है। मेल अफेक्टेड है मतलब मेल ऐसे हैं, फीमेल अफेक्टेड है मतलब फीमेल ऐसी हैं, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्रॉस करा देते हैं इनका। किस तरीके से? यहाँ का स्पर्म मिला, यहाँ का ओवा मिला, तो यहाँ पे बन गया ए ए। सबको समझ में आ रहा है? ये ए होमोजाइगस है, लेकिन ये डोमिनेंट वाला होमोजाइगस क्या सरवाइव करेगा? मर जाएगा बेचारा इन यूट्रो, इस सोसाइटी में कभी नहीं मिलेगा। तो पेरेंट को पता ही नहीं चलेगा कि जो अबॉर्ट था वो क्यों अबॉर्ट हुआ, जब तक जीनोटाइप नहीं करा लोगे। चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक ए ये है, दूसरा ए ये है ना? यही तो बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं ए। यहाँ पे कहीं से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऐसे एक और क्रॉस बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा अगेन ए। बिल्कुल यही हेट्रोजाइगस है, जैसे पेरेंट थे वैसे बच्चा है। यहाँ पे डिजीज मिलेगी, इसकी तो डेथ हो जाएगी, यहाँ पे डिजीज मिलेगी। और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में एक क्रॉस और करा लेते हैं। एक क्रॉस कौन सा बच गया है? ये वाला बच गया है शायद, ए का ए से। ये बच गया था शायद, है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए। इसको भी डिजीज हो गया। अब यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाओ तो नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल देखिए ये है केवल, सब लोग एग्री करोगे मेरे ख्याल से, यही एक साहब नॉर्मल है। कुल मिला के अगर दोनों पेरेंट गड़बड़ हैं तो भी नॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल की बात करें तो एक नॉर्मल है, ओनली वन नॉर्मल आउट ऑफ फोर। इसका मतलब नॉर्मल की परसेंटेज क्या है? देयरफॉर 25% चांस ऑफ गेटिंग नॉर्मल बेबी, राइट। अब हैरानी की बात पे आते हैं। यहाँ पे नॉर्मल तो समझ में आ गया। यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा कि बाकी जो 75% है वो एबनॉर्मल है ना? ये आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा, ये आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा, ये आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें बिना ज्यादा दिमाग लगाए, वी may consider that rest 75% are abnormal। भाई अब यहाँ पे ये सोचो, बट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 25% आपके नॉर्मल हैं तो बचे 75% अब नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं है। जब इसकी हमने क्या कहा है कि इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको हम लोग ये मान लेंगे कि एक बच्चा नॉर्मल पैदा हो रहा था, उसकी डेथ हो गई। जब ये सोसाइटी में आया ही नहीं कभी, तो हम कैसे कहते हैं वो डिजीज था? है ना, उसको हमने देखा ही नहीं। ये मान लेंगे एक एबॉर्शन हो गया था, एक नॉर्मल है और दो को डिजीज है। तो हम ये कहेंगे कि उसको 4 बार प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, और एक की पहले डेथ हो गई, एक नॉर्मल है और दो को डिजीज है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो 4 में से कितनों को डिजीज मिलेगी, ये बच्चा तो मिलेगा ही नहीं, तो हम इसको क्यों काउंट करें? 4 में से कितने को डिजीज मिलेगी? 4 में से दो को डिजीज मिलेगी। तो जो प्रैक्टिकल परसेंटेज है वो 50% है। आप लोगों के पीजी में क्वेश्चन आता है ये कि अगर दोनों पर्सन आपके मेल और फीमेल अफेक्टेड हों तो क्या चांस है कि आपके अफेक्टेड बेबी होंगे? तो लोगों को लगता है 75%, वो इसको भी काउंट कर लेते हैं। बेटा कभी भी होमोजाइगस डोमिनेंट सरवाइव ही नहीं करता, वो सोसाइटी में होगा ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से मिलेगा आपको? वो जीनोटाइप करा के आप अलग ही जबरदस्ती देख लो, लेकिन जो सरवाइव ही नहीं कर रहा है, जो दुनिया में आया ही नहीं, जो आगे डिजीज ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, जो बच्चा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको कैसे काउंट कर सकते हो? यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयरफॉर नोट कर लीजिए। देयरफॉर आपका
यहाँ पे हम लोग कहते हैं चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बेबी, मतलब आपका डिजीज्ड बेबी कितना होगा, विल बी 50%। अब यहाँ पे समरी लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग इसको सोचोगे कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। इस केस की समरी इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड। चलिए यहाँ पे पहली चीज तो हम लोग इस समरी में ये लिख सकते हैं कि 25% नॉर्मल बेबी, राइट, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे 25% एबॉर्टेड, और फिर हम लोग कह सकते हैं 50% डिजीज्ड या अफेक्टेड। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। जो मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता था, एबनॉर्मल या अफेक्टेड 75% नहीं होंगे, केवल बेटा यहाँ पे एबनॉर्मल 50% होंगे, क्योंकि एक साहब यूट्रस के अंदर ही दम तोड़ देंगे, वो कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 25% नॉर्मल और 25% अबॉर्ट हो जाएंगे, और 50% आपके डिसीज मिलेंगे, ना कि 75% जो कि इस डायग्राम को देख के लग रहा है। याद रखिएगा, ये पीजी का फेवरेट क्वेश्चन है। जब इसमें आंसर की आती है तो लोग कहते हैं क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नहीं गलत था, हम लोग इतना सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि होमोजाइगस ऑटोसोमल डोमिनेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी जब हम लोग रेसेसिव पढ़ेंगे तब वहां पे जरूर जिक्र करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में ही वो डिजीज प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा हम आगे की बात करें। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था टर्नर सिंड्रोम, है ना, या थोड़ा सा हम लोगों ने क्रोमोजोमल प्रॉब्लम देखा था, जिसमें हम लोग कहते थे क्रोमोजोम का नंबर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम का नंबर सेम हो, लेकिन उस पे जीन कुछ डिफेक्टिव हो जो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो हम लोग बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कहते थे, फिर एक नोट लिखिए, कल भी शायद मैंने इसको लिखाया था, नोट, अगर किसी फीमेल की एज ज्यादा होती है, इंक्रीज्ड मैटरनल एज, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसा होता है, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम, खासकर अगर मैटरनल एज कितनी हो, 30 ईयर से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए, ये डाउन सिंड्रोम ऐसी कंडीशन में ज्यादा मिलते हैं अगर मदर की एज ज्यादा है। अब क्या करें, अगर कोई पूछे फादर की एज ज्यादा है तो कौन कौन सी डिजीजेस होंगी, उसके लिए वही निमोनिक मैन, इफ पैटर्नल एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी, आगे चल के स्पर्म भी कुछ डिफेक्टिव ही बनेंगे, तो कुछ न कुछ डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर ऐसा होता है, देन फ्यू autosomal dominant diseases मैनिफेस्ट मोर। अब ये कौन सी डिजीज है, पैटर्नल, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ किसकी बात करें, पैटर्नल का मतलब मैन है। तो यहाँ पे एक निमोनिक याद कर लीजिए ताकि ये हमेशा याद रहे, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। निमोनिक भी इसका मैन से मैन ही है। अब यहाँ पे 3 डिजीज होती हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, कि जो इंक्रीज्ड पैटर्नल एज, फादर की एज ज्यादा होगी तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस ज्यादा हो सकती हैं। जैसे एम से मार्फन सिंड्रोम, आगे मैं बढ़ाऊंगा मार्फन सिंड्रोम क्या होता है। हाथ पैर लंबे लंबे हो जाते हैं, हार्ट वगैरह में डिफेक्ट होता है, आई में भी डिफेक्ट होता है। सेकेंड आपका ए फॉर एकॉन्ड्रोप्लेजिया, बोन की डिजीज है एकॉन्ड्रोप्लेजिया, बड़े नाटे नाटे से लोग होते हैं। फिर उसके बाद एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जैसे लाइपोमा होता है ऐसे न्यूरोफाइब्रोमा बन जाता है, इंसान के हाथ और पैर पे नर्व के अलॉन्ग छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, बहुत कॉमन है न्यूरोफाइब्रोमा।